मैं बहुत दिनों से बाजार जाना चाहती थी, लेकिन वक्त ही नहीं मिलता था। आज रविवार था और पति भी घर पे थे, तो नाश्ता करने के बाद हम दोनों लोग बाजार गए। अभी मैं कुछ देख ही रही थी कि किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अचानक एक भिखारी मेरे पास आ गए। इससे पहले वह मुझसे पैसे मांगते, आशीर्वाद देना शुरू कर देते। उससे पहले ही मैंने उसे भीख में 100 रुपये का नोट हाथ में दे दिया। पैसे देकर मैं जैसे ही मुड़ी, उन्होंने मेरा पल्लू पकड़ लिया और बोला, देवी जी, पैसे वापस ले लीजिए। उनकी यह बात सुनकर मुझे अजीब लगा। यह भिखारी होगा, पहला भिखारी होगा जो पैसे लौटा रहे हैं। रख लीजिए, क्या हुआ, मैंने बोला तो फिर से मेरा पल्लू पकड़ कर बोले, तुम वही हो ना। यह सुनकर मैं दंग रह गई। तभी वहाँ मैं मेरे पाँव पकड़कर बोले, देवी जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारें। यह कहकर वह खुद को दोनों हाथों से थप्पड़ मारने लगे। यह देखते मैं डर कर तुरंत पति का हाथ खींचकर बोली, रवि, चलिए घर चलते हैं। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि मैं आई हूँ तो अपनी शॉपिंग करके ही घर जाऊँ, लेकिन मैं तैयार नहीं। मैं बहुत डरी हुई थी। मैं वहाँ रुककर नहीं पा रही थी और ना ही अब चैन से शॉपिंग कर सकती थी। इसलिए मैं उन्हें लेकर कार में बैठ गई और बिना शॉपिंग किए ही घर वापस लौट आई। अगले दिन मैं उससे पागल भिखारी के बारे में सोच रही थी। तभी नौकरानी ने आकर मुझसे कहा कि मैम साहब, बाहर कोई आया है और वो आपसे मिलना चाहता है। मुझसे कौन आया है मिलना? चलो मैं देखती हूँ। मैं जैसे ही दुपट्टा ओढ़कर बाहर गई तो देखकर दंग रह गई कि वही भिखारी गेट पर खड़ा था। मैंने उससे गेट बंद कर दिया और तुरंत अंदर भाग आई। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैं यह सोचकर चिंतित थी कि घर पर मैं अकेली हूँ। मैंने अंदर आकर सुकून की सांस ली और सोचने लगी कि यह भिखारी मेरे घर तक कैसे पहुँच गया और यह मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। मैंने बहुत सोचा, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। शाम को जब रवि घर आए तो मैं उनको भिखारी के बारे में कुछ नहीं बताई, क्योंकि वह थके हुए थे और बिना वजह परेशान हो जाते। लेकिन अब वह रोज़ मेरे घर के बाहर चक्कर लगाते और कभी कभी दरवाज़ा भी खटखटाते। तो कहते, भिखारी की बात सुन लो, लेकिन मैं गेट नहीं खोलती थी। उनकी बातें सुनना तो दूर की बात है, मैं डर के साए में जी रही थी। मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। डर के मारे अचानक से मेरी आंख खुली तो दोबारा सोने की कोशिश में रात ही गुजर जाती। इस तरह कई दिन बीत गए। मैं सोचती रहती कि क्या बात करना चाहता होगा वो भिखारी, मैं तो जानती तक नहीं हूँ। उस दिन मैंने इन्हें पहली बार देखा था। एक दिन मैंने तंग आकर अपने पति को बताया, रवि, आपको वह भिखारी याद है? कौन सा भिखारी? रवि चाय पीते हुए कही, वही तो उस दिन बाजार में मिले थे, अजीब पागल सा। कैसा? मैंने बताया, अच्छा, वो पागल जिसे डर के मारे तुमने शॉपिंग तक नहीं की और वापस घर आ गई। उन्होंने याद करके हंसते हुए कहा, तुम्हें अभी भी उससे डर लग रहा है? इस घटना को तो काफ़ी समय हो चुका है। तब मैं उन्हें बताया कि अभी वह भिखारी हर दिन हमारे घर में के चक्कर लगाता है और बार बार यही कहता है कि वह मुझसे कोई बात करना चाहता है। अच्छा, उन्होंने हैरानी से बोला, अजीब बात है भाई, यह भिखारी को भला तुमसे क्या बात करनी है? यही तो मैं सोचती हूँ कि आखिर उनको मुझसे क्या बात करना होगा। एक दिन मैंने उस भिखारी को रवि की मौजूदगी में अंदर बुला लिया और जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो अचानक मेरी आंख उस भिखारी के कपड़ों में छुपे हुए उसके हाथ पर पड़ गई, जिस पर वह चीज़ बनी हुई थी जिसे देखकर मेरी रूह तक कांप गई थी। तो कहानी शुरू होती है मेरे कॉलेज के दिनों से। मैं एक बहुत ही सीधी सादी और साधारण सी लड़की थी। मुझे अच्छे बुरे की कोई पहचान नहीं थी। दुनिया में क्या हो रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं था, कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं अपनी मौज में रहती, कॉलेज के सीधे घर आती और घर से सीधा कॉलेज। घर आकर खाना खाकर सो जाती और रात को खाना बनाने में वक्त माँ के हाथ बढ़ाती। हम दो ही बहनें थी और मैं छोटी थी। बड़ी बहन की सगाई हो गई थी और अगले महीने में शादी भी होने वाली थी। मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, लेकिन मेरे माता पिता तो मुझे पढ़ाना ही था,
इसलिए मेहनत करके पास हो जाती थी। इसी तरह मेरे दिन बीत गए थे। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से वापस आ रही थी। एक लड़का खड़ा होकर मुझे ही घूर रहा था। मैंने भी उसे देखा तो उसे नज़र अंदाज करके वहाँ से निकल गई। अगले हफ्ते में फिर वह खड़ा नजर आया। मैंने देखा वह देखने में ठीक ठाक था, मेरी तरफ ही देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर वह लड़का रोज खड़ा होता, उसकी आदत हो गई थी। कहता तो कुछ नहीं था क्योंकि मेरी सहेली भी मेरे साथ होती। एक दिन मैं बुखार के आने की वजह से कॉलेज से जल्दी निकल गई। घर ज़्यादा दूर नहीं था इसलिए मैं पैदल ही जाया करती थी। वह लड़का कॉलेज से थोड़ा दूर मुझे नजर आया। मैं आगे बढ़ती गई। उसने मुझे अकेले आते ही देखा और बोला, सुनो। मैं रुक गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत करके कहा, क्या है और कौन हो तुम, और रोज रोज मेरे रास्ते में क्यों खड़े होते हो? वह लड़का मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे लिए। मैं डर गई। वह मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं हैरान हो गई। वह तो मेरा नाम भी जानता था। मेरे तो पाँव भी कांप रहे थे। मैंने पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? उसने कहा, नाम जाना कोई बड़ा कौन सा मुश्किल काम है। मैं तो तुम्हारे घर का पता भी जानता हूँ। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने डरते हुए पूछा कि तुम क्या चाहते हो? मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है और मैं चाहता हूँ कि मेरे प्यार का जवाब तुम भी प्यार से दे दो। यह सुनकर मैं रुकी नहीं, कहीं और देखने लगी और वह चलने लगी। वह पुकारता ही रह गया लेकिन मैं भागती हुई घर आ गई। घर पहुंचने के बाद मैंने दवाई ली और सो गई। रात में मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ तो मैं उसी लड़के के बारे में सोचने लगी। उसने अपना नाम मोनू बताया था। उसके बारे में सोचते हुए मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह पहली बार था जब किसी लड़के को मुझ में इतनी दिलचस्पी थी। मुझे बुरा भी नहीं लग रहा था। फिर वह रोज ही रास्ते में मुस्कुराता हुआ मिलता और इशारों में नमस्कार करता और मैं शर्मा जाती। कुछ ही दिनों बाद वह मुझे खत देने लगा और मैं घर आकर उसके खत पढ़ती, फिर उन्हें छुपा कर रखती, फिर उसके खत का जवाब खत लिख कर देने लगी। मैं उसे पसंद करने लगी थी। हाँ, मैं उससे प्यार करने लगी थी। हम रोज रास्ते में एक दूसरे को देखते थे और खतों के जरिए बातचीत करते थे। एक दिन उसने खत में लिखा कि हम कब तक आखिर खत में ही लिखते रहेंगे, अब मिल भी लो मुझसे, हम दोनों को कहीं मिलना चाहिए। मैंने उसे जवाब में लिखा, मिलना तो मैं भी चाहती हूँ लेकिन यह संभव नहीं है, हम पकड़े जाएंगे। उसने लिखा, तुम कॉलेज जाना और वहाँ से मेरे साथ चलना, फिर मैं छुट्टी के वक्त तुम्हें कॉलेज छोड़ दूँगा। मैं मान गई। अगले दिन मैं कॉलेज के पास उसकी बाइक अकेले खड़ा था। मैंने उधर देखा और बाइक में बैठकर उसके साथ एक गार्डन में ले गया। वहाँ मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता रहा। वादे किए, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई लड़का मेरी ज़िंदगी में भी आएगा और मुझसे इतना प्यार करेगा। मैं उस दिन बहुत खुश थी। घर आई और तो उसे याद करके बार बार मुस्कुराती। हर जगह मुझे वही नज़र आता। मैंने घर पर उसके बारे में किसी को नहीं बताया था। अक्सर मिलने लगे, पहले गार्डन में, फिर होटलों में। मेरे दिन में मुझे अपने दोस्त की फ्लैट पर ले गया। मैं डर गई और बोली, मोनू, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उसने कहा, मैं बहुत जल्द अपने परिवार वालों को तुम्हारे घर भेजूंगा। और मैं उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसमें खो गई क्योंकि मैं उसकी मोहब्बत में बहुत मजबूर हो गई थी। मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। घर आकर मैं बहुत रोई और पछताई भी कि यह मैंने क्या कर दिया। मैं किसी के इस हद तक प्यार कैसे कर सकती हूँ। लेकिन अगले दिन उन्होंने मुझे फिर से अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर सब कुछ भुला दिया। कुछ दिनों में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरा शरीर बेजान सा हो रहा था और एक दिन मुझे कॉलेज में चक्कर आ गए तो मेरी सहेली मुझे जबरन डॉक्टर के पास ले गई, जहाँ मेरा चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मेरे पति का नाम पूछा, जिसे सुनकर मैं चौंक गई और सहेली की तरफ देखा। मेरी सहेली बोली, डॉक्टर साहिबा, यह शादीशुदा नहीं है। यह सुनकर डॉक्टर ने अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहा, तुम तो प्रेग्नेंट हो। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसकने लगी। डॉक्टर क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है।
मेरी सहेली रीना मुझे क्लिनिक से बाहर ले आई और मेरी हालत देखकर उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा और मुझे दिलासा देते हुए बोली, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, इस राज को राज ही रखूंगी। इस समय तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि मैं तुमसे कोई सवाल करूं। उसने मुझे घर पर छोड़ा और चली गई। जब मैं अपने घर पहुंची तो अपने बिस्तर पर गिरकर बहुत रोने लगी। यह क्या हुआ मुझसे? अब मैं क्या करूं? अपने घर वालों को क्या कहूंगी? यह सोचकर मेरा सिर फट रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? अगले दिन मैं मोनू से मिली और उसे सारी बात बताई। वह बिल्कुल भी परेशान नहीं और कहने लगा, घबराओ नहीं, मैं जल्दी अपने घर वालों को भेजेगा। तुम अपने घर वालों पर बात करो, अगर वो नहीं माने तो हम दोनों भागकर शादी कर देंगे। वह फिर से मुझे सपना दिखाने लगा। उस दिन मैंने रीना को कॉलेज में सब कुछ बता दिया कि मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ और हम छुपकर मिलने लगे थे और उसी का नतीजा है। अब बताओ मैं क्या करूँ? वो कहने लगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस उस लड़के को कहो कि वह जल्द से जल्द तुमसे शादी कर ले, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मैंने उससे कहा कि उसके अपने घर वालों को भेजने को कहा है। आज मैं घर बताऊंगी कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। घर आकर मैंने अपनी माँ को बताया, माँ, मैं एक लड़की को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। वह लोग रिश्ता मांगने के लिए अब आने वाले चाहते हैं। माँ की यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और माँ कहने लगी, हमने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं, खबरदार जो वहाँ से कोई आया तो मना कर दो उन्हें। अभी तो तुम्हें और पढ़ना है, शादी के चक्कर में नहीं पड़ना है। समय आते ही हम तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढकर तुम्हारी शादी कर देंगे। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो वह बोली, बस अब कुछ नहीं सुनना है। माँ कुछ भी सुनने के लिए तैयारी नहीं थी। अब मैं क्या करती? अगले दिन मोनू सोचने लगते हुए बोले कि अब भागने के अलावा कोई और चारा नहीं है। तुम प्रेग्नेंट हो ना, तो मैं और इंतज़ार कर लेता, लेकिन अब हमारी ऐसी हालत है कि कोर्ट मैरिज एक समस्या का समाधान है। ऐसा करो, आज रात को हम ज़रूरी सामान लेकर तैयार है ना, हम रात भाग कर शादी कर लेंगे। मैं उसकी बात मानती नहीं तो क्या करती, मजबूरी। वैसे भी मेरी ऐसी हालत थी, किस्मत बन चुकी थी। उस रात मैंने अपनी ज़रूरी सामान एक छोटे से बैग में डाला और सबके सोने का इंतज़ार करने लगी। जब सब सो गए तो मैंने हिम्मत करके बैग उठाए और चोरी से बाहर निकल गई। बाहर नुक्कड़ पर मोनू बाइक लिए इंतज़ार कर रहा था। मैं बाइक में बैठकर उसके साथ निकल गई। दूर एक बंगले के पास उसने अपनी बाइक रोक ली और मुझे अंदर आने के लिए कहा। तो मैंने पूछा कि यह किसका घर है? वह बोला कि यह उसके एक दोस्त का घर है, हम आज रात यहीं रुकेंगे। मैं सहमी से अंदर दाखिल हो गई। वहाँ और भी लड़कियाँ थीं और कुछ मर्द भी मौजूद थे। गलियारे में गुजरने के बाद मोनू मुझे एक ड्राइंग रूम में जैसे कमरे में ले आया और वहाँ एक उम्रदराज औरत चारपाई पर बैठकर पान चबा रही थी। ले आई लड़की मोनू? औरत बोली। देख लो मोनू। मोनू ने कमीनापन से मेरी तरफ देखते हुए बोला, अच्छी है बहू, मेरे पैसे दे दो, मुझे देर हो रही है। मैं हैरान परेशान होकर खड़ी थी, कभी उस औरत को तो कभी मोनू को देख रही थी। जो औरत पैसे वसूल कर रहा था। मैं चिल्लाई, मोनू यह सब क्या है और तुम इस औरत को किस चीज़ के पैसे ले रही हो? मोनू पैसे लिए और बाहर बात के बिना ही चलता बना। मैं उसके पीछे भागी तो एक आदमी ने मुझे पकड़ लिया। वह औरत उठी और बोली, वह तुम्हें बेचने आया था। यह सुनकर मेरा रंग फीका पड़ गया। मैं अपना सिर हिलाया तो वह बोली, तुम्हारा सौदा करके गया है वो, अब तुम मेरे कोठे की रौनक हो, जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करोगी। उसने मेरी सिर पर मानो धमाका सा किया था। मैं चिल्लाने लगी, नहीं छोड़ो मुझे, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। उन लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, जहाँ चीख चीख कर रो रो कर मेरी हालत ख़राब हो गई। मोनू ने मुझे बहला फुसला कर धोखा दिया। एक औरत बता रही थी कि वह पहले भी 2 लड़कियों को ऐसे ही बेच चुका है। मेरे साथ धोखा हो चुका, साथ साथ मैं अपनी इज्जत भी गंवा चुकी थी। अब कोठे की जिंदगी मैं नहीं रह सकती थी। मैंने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी और चिल्लाई, मुझे जाने दो, मगर उन लोगों ने ऐसी चीख और पुकार की आदत थी। मेरी किसी ने नहीं सुनी। थक हार कर मैं शांत हो गई। उसका खास चमचा और लड़कियों को दलाल, जिसका नाम दिलावर था, मेरे लिए रोज़ खाना पानी लेकर आता और समझाता, जिद मत करो, बात मान लो, ताराबाई
कि वह कभी कभी मुझे मारता भी था। आज भी वह मेरे लिए खाना ले आया। मैंने चुपचाप खाना खाया और उससे कहा, मुझे बाहर आने दो, यहाँ मेरा दम घुटता है। जैसा तुम लोग चाहते हो मैं वैसा करूँगी। यह सुनकर वह खुश हो गया और खाना खाने के बाद मुझे बाहर ले गया। ताराबाई भी मुझे देखकर खुश हो गई और एक लड़की को बुलाई जिसका नाम रवीना था और उससे कहा कि इसको हुलिया दुरुस्त करके सब कुछ सिखा दें और इसका खाना पीने का ख्याल रखें और पेट से है। रवीना बहुत अच्छी लड़की थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। कुछ ही दिनों में मेरी उससे दोस्ती हो गई। वह भी मेरी तरह हालत का शिकार होकर यहाँ पहुँची थी। मैंने उससे अपनी सारी बात बताई। उसने मुझे कहा कि तुम किसी तरह से यहाँ से भाग कर जाओ। मैंने उससे पूछा, क्या यह मुमकिन है? मेरी आंखें चमक उठी। उसने मुझसे वादा किया कि इस कोठे पर मुझे वह इस बाजारू औरत की तरह नहीं बनने देगी। वह मौका देकर मुझे यहाँ से निकाल देगी। उसकी बातें सुनकर मुझे तसल्ली हुई, लेकिन दिलावर के होते हुए यह कैसे संभव हो सकता था। लेकिन उस दिन एक लड़की आई थी और दिलावर का सारा ध्यान उसी पर था। रवीना ने चोरी से गेट के ताले की चाबी बनवाई थी और दिलावर के कमरे में जाकर उसके पानी में भी नशे की दवा मिला दी और कहने लगी कि आज तुम्हें यहाँ से हर हाल में निकलना है। लेकिन मैं कहाँ जाऊँगी? मैं घबरा कर बोली, दुनिया बहुत बड़ी है मेरी बहन, बस तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। सहारा मिल ही जाता है तुम्हें। जहाँ भी सहारा मिलेगा वह इस जगह से तो बेहतर ही होगा। रवीना बोली। मैंने सिर हिलाकर उसकी बातों को मान लिया। यह वह जगह थी जहाँ रात को दिन होता था और सुबह लोग थक कर कुछ घंटों के लिए सो जाते थे। यहाँ के रात को निकलना नामुमकिन था, इसलिए रवीना ने मुझे सुबह की यहाँ से बाहर निकालने का प्लान बनाया। जब वह सब सो रहे थे तो मैंने अपना सारा सामान उठाया और दबे पांव रवीना के साथ गेट तक आ गई। इधर उधर देखते हुए रवीना ने ताला खोला और मुझे गले से लगा लिया और मुझसे वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहा। रवीना, मैं तुम्हारी यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। यह कहकर मैं वहाँ से बाहर निकली। रवीना ने फिर से ताला लगा दिया और मुझे कुछ पैसे भी दिए और तुम्हारे काम आएंगे। मैं अब घर नहीं जा सकती थी। मैं रिक्शे में बैठकर उसी डॉक्टर के क्लिनिक पहुंची। कुछ घंटे बाद डॉक्टर साहिबा भी अपने दवाखाने में पहुंच गई। मुझे देखकर उन्होंने मुझे पहचान लिया। मैंने उनसे कहा कि मैं अबॉर्शन कराने आई हूँ। वह मेरी सारी हकीकत सुनने के बाद बोली, यह पाप मैं नहीं करूँगी, और मुझे अपने घर लेकर गई। वह बहुत ही सरल स्वभाव की थी और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा और मेरी शादी अपने छोटे भाई रवि से कर दी, सब कुछ जानते हुए भी। और कहा कि रवि को अपने अतीत के बारे में कुछ भी मत बताना। मैं अब मैं सब संभाल लूँगी। मैं बहुत खुश थी। मैंने रवि को कुछ नहीं बताया, जहाँ तक कि यह बच्चा भी उसका नहीं है। उसके हिसाब से मैंने 7वें महीने में ही बच्चे को जन्म दिया था। वह बहुत अच्छे इंसान थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरा बेटा अब 1 साल का हो चुका था। तब उस दिन मैंने सोचा कि उस भिखारी को रवि के सामने बुला लूं, मालूम तो पड़े कि आखिर मुझसे क्या बात करना चाहता है। मैंने गेट खोला और उसे अंदर आने के लिए कह दिया। अंदर आए तो मेरी नज़र उसके कपड़े में छुपे उसके हाथ पर पड़ी, जिस पर वही घुंघरू की पट्टी बंधी थी जो दिलावर के हाथ पर बंधी होती थी। मेरा तो दिल ही कांप उठा। दिल तो मानो धड़कना ही भूल गया। यह जानकर ही कि यह कोई भिखारी नहीं। रवि ने उनसे पूछा कि मेरे घर के चक्कर क्यों लगाते हो और क्या कहना चाहते हो। उसने मेरी तरफ और देखा और बोला, मुझे मदद चाहिए। उसकी बातों से मुझे पसीना आ रहा था। कैसी मदद? रवि ने पूछा। और लोग इधर से मैं अपने माथे पर आता पसीना पहुँचते ही जा रही थी। वह बोला, मैं बहुत गरीब हूँ, सरकार मुझे किसी तरह का काम रख लो। कहकर कि काम होगा तो मैं रख लूँगा। अगले दिन रवि के काम पर जाते ही मैंने उससे गेट तो खोलकर पूछा, क्या चाहते हो? उसने कहा कि वह कोठा छोड़ चुका है, उसे पैसे चाहिए। मैंने उसे पैसे दिए, लेकिन वह हर बार
पैसे मांगने के लिए फिर से आ जाता। बहुत बार दे चुकी थी, ना देती तो वह रवि को सब कुछ बताती थी। मैं सोचती कि उससे कैसे छुटकारा मिले। मैं मन ही मन उसे मार डालने के बारे में सोचती, लेकिन मैं यह भी नहीं कर सकती थी। लेकिन अब उसकी ब्लैकमेल में नहीं रह पाऊंगी। यह सोच लिया था कि अगली बार उसे पैसे नहीं दिया जाएगा। वह धमकियां दे रहा, आखिर कब तक उससे डर से जीती रहूंगी। अगले दिन वह फिर आया। उसने मुझसे कहा, मैंने रवि को सब कुछ बता दिया, तुम क्या हो। यह सुनकर मैं कांप उठी। वो अपना बदला ले चुका, अब तुम क्या करोगी। वह यह कहकर हंसने लगा कि उसी वक्त रवि पुलिस लेकर वहां पहुंच गया और पुलिस दिलावर को गिरफ्तार करके ले गई। रवि मेरे साथ अंदर आ गए और मैं सिर झुकाकर कुर्सी पर बैठ गई। वह मेरी तरफ देखते रहे और फिर बोले, मैं यह सब पहले से ही जानता था। यह सुनकर मैंने सिर उठाया और बोले, हाँ, मेरी बहन ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे तुम अच्छी लगी, तुम अच्छी लड़की थी, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ था, लेकिन मैं तुम्हें इसकी सज़ा क्यों देता। तू उस वक्त नादान थी, तुम्हें पूरा हक था कि तुम भी अच्छी ज़िंदगी जियो। मुझे तुम्हारे अतीत से कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम मेरी हर एक अच्छी जीवन साथी हो साबित हुई हो। मुझे तुमसे बहुत प्यार है, बस इतना याद रखना और हमेशा मेरा साथ देना कि मैं उसकी ऋणी हो गई। उसके एहसान, उसकी मोहब्बत मेरे लिए अच्छाइयों का प्रतिफल दे। लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था। उनका जितना शुक्रिया अदा करती उतना ही कम था। मैंने सुकून भरी सांस लेकर रवि की तरफ देखकर सोचा, दुनिया में आज भी अच्छे और महान लोग मौजूद हैं, जैसे यह भाई बहन। लेकिन ऐसे महान लोग हर किसी को नहीं मिलते। लेकिन मैं भाग्यशाली ही जमाने की ठोकरें खाने से बच गई। मेरी उन तमाम लड़कियों से गुजारिश है कि किसी के बहकावे में आकर जमाने की कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपके माता पिता का सिर शर्म से झुक जाए और आप भी अपने माता पिता की नज़रों में गिर जाए। आप भी अपनी सारी ज़िंदगी बदनाम होकर रह जाएं। धन्यवाद दोस्तों। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे।